भारत की राजनीति 360 डिग्री घूमने जा रही है। 23 तारीख ऐतिहासिक दिन है। वैसी राजनीति नहीं रह जाएगी जैसी अब सोचते थे। या तो अब भारत की राजनीति में SC ST OBC का मुद्दा चलेगा या धर्म का मुद्दा चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा? क्या बहुजन दल सब एकजुट होंगे? ये वो बड़े सवाल हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आप हो सकता है कि इससे सहमत हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2014 कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है। 2014 में नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के दम पर राजनीति में आए थे। उस समय मीडिया इतना ज़्यादा कांग्रेस के विरोध में नहीं थी, लेकिन सत्ता थी कांग्रेस की। लेकिन धीरे धीरे माहौल बनने लगा था। अरविंद केजरीवाल, RSS ने अन्ना आंदोलन चलाया। आप सबको पता है कि अन्ना आंदोलन में दिलीप मंडल अन्ना आंदोलन के खिलाफ थे। उस समय लगता था कि वो अकेले शख्स हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार और दिलीप मंडल, जो कांग्रेस के साथ हैं, जबकि दरअसल वो संविधान के साथ थे और अन्ना आंदोलन के खिलाफ थे। अन्ना आंदोलन उनको लगता था कि ये कांग्रेस बीजेपी की RSS की साजिश है और संविधान विरोधी है। वहीं से बीजेपी का आगमन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात मॉडल के दम पर चुनाव लड़कर आए। 2014 में टीवी अखबार को मैनेज किया गया। लोगों को लगता था कि 10 साल से मनमोहन सिंह की सरकार है और 2G 3G कोयला घोटाला जैसे बड़े बड़े आरोप थे। मनमोहन सिंह लगातार बैक टू बैक इस्तीफा ले रहे थे अपने ही मंत्रियों से। ठीक इसी तरह से मीडिया मायावती जी के खिलाफ हुआ था और उन्होंने भी अपने बैक टू बैक नेताओं के इस्तीफा ले लिया था। चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, ऐसे लोगों को बाहर किया गया पार्टी से। ठीक यही गलती अखिलेश यादव ने दोहराई। अखिलेश यादव की सरकार थी तो प्रजापति से लेकर जिस पर मीडिया का आरोप लग जाता, पार्टी उसको बाहर कर देती थी। नरेंद्र मोदी ने इन सब चीज़ों को सीखा और इन सब गलतियों को सुधारा और सत्ता में आते ही उसने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने और राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। सबसे पहले बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट किया। पहले तो बाकी आधा चैनल मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। उसके बाद बाकी चैनल को अडानी ने खरीद लिया। लेकिन उसी बीच सोशल मीडिया आया और लगातार जातिवाद, मनुवाद अपने चरम पर होने लगा, क्योंकि SC ST OBC लोगों के अधिकार छीने जाने लगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में कोई स्वर्णिम दौर था, वो भी स्वर्णकाल का दौर था, वो भी सवर्णों का ही दौर था। लेकिन लोक लज्जा थी, चोरी छिपे चीज़ें होती थी। बीजेपी के आते ही सब कुछ डंके की चोट पर हो गया। इसी दौरान रोहित वेमुला का मामला सामने आया, जिसने इस देश के, पूरी दुनिया के बहुजन समाज को झकझोर कर रख दिया कि जब हमारे PhD स्कॉलर के साथ सरेआम ऐसे होता है तो क्या होता होगा। इसी दौरान पिछले 10 साल में 14 से 15 हज़ार SC ST युवक जो हैं वो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिए गए। नौकरियों का मुद्दा, लेकिन ये सब होता था 60 साल तक। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं थी, तब नेशनल दस्तक नहीं था, तब बहुजन समाज के लोग लिखते पढ़ते नहीं थे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। लोगों की आवाज़ दब जाती थी। कोई कॉलेज में छोटे छोटे धरना प्रदर्शन, लोग आंदोलन करते थे, लेकिन पूरे दुनिया में, देश में इस बात को फैल नहीं पाती थी, क्योंकि हमारे पास टीवी अखबार नहीं था, मीडिया नहीं था। टीवी अखबार को हमारी आपकी ज़रूरत नहीं थी। वो सोशल मीडिया, वो SC ST OBC नेताओं के खिलाफ थे, पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ थे। इसी दौरान सोशल मीडिया आया और वहीं से खेल बदलना शुरू हुआ और SC ST OBC के लोगों ने कमर कस लिया। नेता हों, अभिनेता हों, सब लोग अपनी बात कहने लगे, अपनी तकलीफ बताने लगे, अपने संघर्षों को बयान करने लगे और यहीं से बना सोशल मीडिया। और यहीं से बीजेपी को सबसे बुरे दिन देखने पड़ गए। SC ST OBC को लगा कि ये तो बीजेपी जातिवाद और मनुवाद को ठीक ठाक पाल पोस रही है। दरअसल ये सारे काम कांग्रेस के दौर में भी होते थे, लेकिन टीवी अखबार बताता नहीं था, सोशल मीडिया था नहीं, लोगों को पता नहीं चलता था। और बीजेपी के आने के बाद सोशल मीडिया आया, सरकार वही चल रही थी। एकदम ठीक कहा कांग्रेस ने, सरकार बीजेपी की है, सिस्टम मेरा है। सिस्टम सारा बीजेपी की सरकार में भी कांग्रेस का ही चलता रहा, आज तक चलता रहा। लेकिन इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ रहा है। सोचिए, 2014 में वो जीत के आए, मनुवाद जातिवाद चरम पर रहा, कांग्रेस के भी दौर में था, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। 2019 में भी जातिवाद जमकर हुआ।
लेकिन SC ST OBC लोगों का जवाब धैर्य जो है वो जवाब दे रहा था। सबसे बुरी स्थिति तो यूपी में होने लगी। यूपी में तो पूछिए मत। यूपी बिहार सोशल जस्टिस की धरती है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में बीजेपी सरकार चला रही थी। यूपी में योगी आदित्यनाथ CM बनकर आए। ओबीसी के केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया था, CM बनकर आए, लेकिन उन्होंने दुर्गति कर दी। SC ST OBC के अधिकार छीने जाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ला दिया। उसके बाद लोगों को लगा कि अब संविधान खतरे में है। वहीं सपा बसपा राजनीति के अज्ञातवास झेल रही थी। BSP 15 सालों से सत्ता से दूर थी, सपा 10-12 सालों से सत्ता से दूर थी, RJD सत्ता से दूर थी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। हेमंत सोरेन को भी SC ST OBC की समझ नहीं बन रही थी, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया में वो ताकत थी। लोगों ने लिखना पढ़ना अपने स्तर पर खतरा मोल उठाया। तमाम ऐसे लोग, लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हो, रतन लाल हो, सूरज मंडल हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक SC समाज के आने वाले प्रोफेसर अभिकांत हो, जिन पर हमला हुआ। SC ST OBC के हजारों लाखों लोगों को जेल में डाला गया। प्रशांत कनौजिया जैसे पत्रकारों को यूपी में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई। हम लोगों पर जो गुजरता है, रोज दिन हम लोग जो झेलते हैं वो झेलते रहे, लेकिन लोगों ने पढ़ना लिखना बंद नहीं किया। और अब ये नतीजा है कि SC ST OBC के लोग अब जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। और नतीजा ये आ गया है सामने कि अब कोई भी दल, SC ST OBC का कोई भी दल या SC ST OBC समाज का कोई भी आदमी अब सीधे सीधे कसौटी पर कसता है। और इसी कसौटी पर कांग्रेस को भी कसा जा रहा है, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रति सिंपैथी है क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। और यहीं पर मोदी चूक रहे हैं। सोचिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। मैं पीछे आपको इसलिए ले गया कि इतना फ्लैशबैक में बताना जरूरी था। 23 तारीख को इस देश की पूरी राजनीति बदल जाएगी। 2019 तक नरेंद्र मोदी को लगा कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाएंगे। योगी आदित्यनाथ पोस्टर बुआए हैं, थोड़ा बहुत SC ST OBC को कहीं कहीं मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन संवैधानिक अधिकार छीने जाते रहे। नौकरियां जाती रही, कॉर्पोरेट में रिजर्वेशन नहीं मिला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो गया। बीजेपी की दुर्गति तो यहां तक की हो गई कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया खड़ा करने वाले दिलीप मंडल को अपना एडवाइजर बनाना पड़ा। लेकिन यही है, बीजेपी अपनी गलतियों से सीखती है और उसने जल्दी से दिलीप मंडल को अपने पास ले लिया। कांग्रेस और बाकी बहुजन दल नहीं सीखते हैं, लेकिन इस बदलाव में सबसे ज्यादा बदला अखिलेश यादव का एजेंडा। शोषित वंचित के नाम पर उन्होंने PDA का कॉन्सेप्ट दिया और लगातार सवर्ण समाज से दूरी बनाया। और नतीजा 37 सीट जीत कर आ गए। देखते हैं RJD ने गलती की। उसने कहा कि A to Z, नतीजा ढाक के 3 पात रह गए। जेल जाने के बाद JMM में बहुत सुधार है। हेमंत सोरेन SC ST OBC के मुद्दों को उठाने लगे हैं। यहीं से राजनीति बदल रही है। और सोचिए, 2024 के चुनाव में 400 पार वाले नरेंद्र मोदी का संविधान के नाम पर विपक्ष की जो तैयारी थी, नीतीश कुमार का जो इंडिया गठबंधन बनाया हुआ था, संविधान बचाने के नाम पर चुनाव हुआ और बीजेपी 241 पर सिमट गई। तभी बीजेपी को लगा कि SC ST OBC के लोग उससे नाराज हैं। लेकिन कांग्रेस फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गई। कांग्रेस को लगा कि आरक्षण, जाति जनगणना से बदलाने का मुद्दा था। हरियाणा में चूंकि जनरल कैटेगरी के उसके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, वहां मुद्दा भुला दिया गया। दिलीप मंडल ने SC ST OBC का कार्ड खेला। बीजेपी ने अपना OBC मुख्यमंत्री बनाया। नतीजा हरियाणा जीत लिया। नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन इसके बाद तेजी से कांग्रेस में सुधार हुआ है। अभी भी अब बीजेपी की सरकार गठबंधन की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। अब ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये अब NDA की सरकार है, जिसका पाया नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के नाम पर टिका है। और ये तीनों प्रो मुस्लिम नेता हैं। ये धर्म की राजनीति से दूर है, सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ है। नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट चाहिए, चिराग पासवान को भी चाहिए और चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए। और यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है नरेंद्र मोदी के लिए। हरियाणा जीतने के बाद उन्होंने अपने दुश्मनों की आवाज़ कुछ हद तक तो चुप कराया है, RSS पर भी लगाम लगाया है। लेकिन अगर 23 तारीख को यूपी में अखिलेश यादव ने फिर से लीड ली बाईपोल में, जिसमें योगी आदित्यनाथ साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए खेल तो हो जाएगा। और अगर गलती से अब महाराष्ट्र और झारखंड में से एक भी राज्य बीजेपी के हाथ से निकला, तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोबारा समझेंगे। और अगर दोनों राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया,
तो समझिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इतनी हो जाएगी कि ये सरकार चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। नरेंद्र मोदी को अपना करिश्मा बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन में बनाए रखने के लिए भी झारखंड और महाराष्ट्र जीतना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद बड़ा बैटलफील्ड शुरू होगा यूपी और बिहार। दिल्ली बीच में आएगी। दिल्ली में हो सकता है बीजेपी कुछ कर ले, चूंकि खेल चालू है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को उसमें शामिल कराया जा रहा है। लेकिन असली खेल झारखंड महाराष्ट्र के 23 तारीख को देश की राजनीति बदल जाएगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप दलित पिछड़े नेता हैं, SC ST OBC के नेता हैं, तो सावधान रहिए। बंगारू लक्ष्मण याद है, बीजेपी के अध्यक्ष थे, फंसा दिए गए, राजनीतिक करियर खत्म। इस देश में लालू यादव फंसाए गए, जगन्नाथ मिश्रा बचाए गए। बाबू जगजीवन राम याद है, उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म कर दी गई, प्रधानमंत्री बनने वाले। चौधरी चरण सिंह याद है, देवीलाल की फैमिली बर्बाद कर दी गई। लालू जी को बर्बाद कर दिया गया। जगदेव बाबू की हत्या हुई। सुनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। रामस्वरूप वर्मा को गुमनामी में ढकेल दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पैसे वाली खबर जो आप देख रहे हैं, ये 2 वीडियो देखिए। एक वीडियो में समाजवादी पार्टी के पास पैसा निकल रहा है यूपी में, तो महाराष्ट्र में विनोद तावरे के पास। विनोद तावरे दरअसल OBC नेता है और इससे पहले गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री बनने वाले थे। महाराष्ट्र में उन्होंने बीजेपी को सींचा, तैयार किया, जाति जनगणना की लड़ाई लड़ी। 2014 में उनको केंद्र का चुनाव, उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, केंद्र में मंत्री बने और उनकी हत्या हो गई। हत्या है या मौत आज तक साफ नहीं हुआ। अगर वो रहते तो मुख्यमंत्री वही बनते, देवेंद्र फडणवीस नहीं बन पाते। उसके बाद सोचिए, इस बार भी अगर बीजेपी चुनाव जीती तो विनोद तावरे बड़े नेता बनकर उभर रहे थे, प्रधानमंत्री के करीबी भी हैं, मुख्यमंत्री के OBC फैक्टर था। अब वो फंसा दिए गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता हैं और सवर्ण वाली पार्टियों में हैं, तो सावधान रहिए भाई साहब। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। अगर आप SC ST OBC लीडरशिप से हैं, आप SC ST OBC समाज से हैं, तो आपको पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC हैं, किसान, अल्पसंख्यक हैं, तो आपको इतना मजबूत नहीं होने दिया जाता है कि आप अपने फैसले करने लगे, आप अपने समाज के लिए राजनीति करने लगे। लेकिन इतना तो तय है कि सोशल मीडिया ने देश की राजनीति को बदल दिया है और 23 तारीख के बाद इस देश में 2 ही राजनीति चलेगी। या तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी, जो संभव नहीं है। अगर महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी जीत भी जाती है तो भी क्रेडिट दिलीप मंडल को जाएगा, और प्रधानमंत्री ने SC ST OBC के मुद्दे पर प्रचार किया है। और बीजेपी हार भी जाती है तो भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने SC ST OBC के मुद्दे पर प्रचार किया है। महाराष्ट्र में भी कैप हटाने की बात है, जाति जनगणना की बात है। झारखंड में भी कैप हटाने की बात है, जाति जनगणना की बात है। तो अब जाकर सोशल मीडिया की वजह से दलित पिछड़ों को अधिकार मिलने लगा है। लेकिन एक बात है, 23 के बाद नरेंद्र मोदी का क्या कद रहेगा वो तय हो जाएगा। क्या वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ बनाए रखेंगे, या विपक्षी दलों के नेता एक उभार के साथ आगे आएंगे। 23 तारीख ऐतिहासिक दिन होगा, भारत की राजनीति के लिए बड़ा दिन होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।